गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे जयपरकम में हम पोषण पढ़ चुके थे। पोषण में हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण, जिसमें हमने मेन पढ़ना है मानव में पोषण, मानव में किस तरह से डाइजेशन होता है। मानव में डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है ना। उसके बाद क्या होता है, उससे पेट में जाता है, पेट में उसका डाइजेशन होता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है या जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता है वो क्या होता है, गुदा द्वारा उससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि कुछ टर्म्स को पहले समझ लीजिए। जैसे जब हम भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अंतर्ग्रहण। काफी बच्चों को इन छोटे छोटे शब्दों का मीनिंग नहीं पता होता है, इसलिए मैं इसे स्पेसिफाई करके आपको बता रही हूँ, तो कृपया ध्यान दें। भोजन को जब खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। खाने के बाद हमारे पेट में जाता है, पेट में जब उसमें एंजाइम मिलते हैं और उसमें पचने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे कहते हैं पाचन। जब क्या होता है, उसमें एंजाइम मिलते हैं और क्या होता है, उसके अलावा उसमें जब मिलते हैं तथा प्रक्रिया होती है, इस जो प्रक्रिया को है इसे पाचन कहा जाता है। उसके बाद जब भोजन का पाचन हो जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है, तो ऐसा भोजन जिसका क्या पाचन नहीं हो पाया, ऐसा भोजन जो क्या अब हमारे शरीर के लिए आवश्यकता नहीं है, जिसके उससे क्या होता है, गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि अपच भोजन को निकालने को क्या कहा जाता है, अपच भोजन के निकालने को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बहिक्षेपण। ये इसलिए कि जब डाइजेशन हम पढ़े, एक्चुअल में मानव में डाइजेशन पढ़े, तो जहाँ अंतर्ग्रहण आए, पाचन आए, बहिक्षेपण आए, आप समझ सकते हो कि क्या मीनिंग हो। अंतर्ग्रहण कहा जा रहा है तो क्या मीनिंग हो रहा है, कहीं पे बहिक्षेपण कहा जा रहा है तो क्या मीनिंग हो रहा है। अंतर्ग्रहण मतलब जब हम खाते हैं, मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं तो क्या हो गया, अंतर्ग्रहण। जब वो पेट में जाता है और उसमें क्या एंजाइम मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं पाचन। और जब अपच भोजन जो वेस्टेज है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है बहिक्षेपण। तो ये टर्म्स आप समझ चुके हैं। अब आते हैं मेन पाचन पे। जब हम मनुष्य की पाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं, मुख में ले जाते हैं, है ना, मुख में ले जाते हैं या मुंह में ले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, भोजन का क्या होता है, चबाया जाता है, और भोजन में क्या होता है, लार मिलाया जाता है। पहले मुख में होते क्या है, दांत होते हैं हमारे पास, और यहाँ पे जो होती है वो होती लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां हमारे पास होती हैं। ये जो दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है आपका इंसाइजर, लिख लीजिए, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जिसे हिंदी में बोला जाता है। जो सबसे आगे वाले होते हैं उन्हें बोलता है कृतनक, उसके बाद आते हैं उसके पीछे वाले रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंग्लिश में हो गए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुंह में, 4 प्रकार के दांत होता है। इन दांतों का जो मुख्य काम होता है वो क्या है, होता है भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इतनी बात समझ आए। जब भोजन क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जिस समय तोड़ा जाता है, उस समय ये लार ग्रंथियां जो होती हैं इस भोजन में क्या करती हैं, लार को मिलाती है। लार है क्या, ये क्या है, एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है। इसका नाम जो है, किस प्रकार का एंजाइम है, ये जो एंजाइम है इसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। आप इतनी बात समझ चुके हैं। मुख में क्या होता है, क्या होता है, लार ग्रंथियां होती हैं, और ये लार ग्रंथियां क्या होता है, लार का स्रावन करते हैं, जो क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। अब बात यह आती है, इस एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। जब हमने स्वपोषण पढ़ा था, स्वपोषण में हमने पढ़ा था कि प्लांट जब क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं, तो जितना ग्लूकोज क्या होता है उनकी बॉडी में यूज हो जाता है, वो तो यूज हो जाता है, लेकिन जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में कर रहे थे, मांड के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में यूज कर रहे थे। अब क्या होता है, हम जो होते हैं
प्लांट के उत्पादों को ही खाते हैं, जो भी उसके फ्रूट रूट लीव जिसमें भी क्या होता है उसने अपना ग्लूकोज इकट्ठा करा था, अपना स्टार्च इकट्ठा, हम उसको खाते हैं। तो हमने क्या करा, मुख में क्या करा, स्टार्च को लिया, उस स्टार्च पे क्या करेगा, ये एमाइलेज कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या हो गया, ये जो होता है ये मांड या इसे स्टार्च भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसको। जो है वो सरल शर्करा में क्या कर देता है, सरल शर्करा में इसे कन्वर्ट कर देता है। यानी जो स्टार्च है वो क्या जटिल फॉर्म में है, हमारा बॉडी उसे उस तरह से क्या करता है, अवशोषण नहीं कर पाता है। तो हमारी बॉडी में सीधे मांड किसी काम का नहीं है, तो उससे क्या करता है, सरल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। कौन, एंजाइम। एंजाइम होते क्या, एंजाइम ऐसे केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एमाइलेज है वो किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा, स्टार्च का मांड होगा, एक ही बात है, उसको क्या करता है, सिंपल शर्करा में या सिंपल शुगर में उसे कन्वर्ट कर देता है। ये बात हुई मुख। जब मुख से अब हमारा भोजन जो इसोफिगस द्वारा जो हमारी ये फूड पाइप होती है, इसके थ्रू कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। तो यहाँ से जो होता है फूड अब आगे गया, आगे हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय जिसे स्टमक भी कहा जाता है। आमाशय में गया, आमाशय में क्या होता है, जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में क्या होता है, आमाशय में भी कुछ ग्रंथियां होती हैं जो क्या करता है, एंजाइम का स्त्रावण होता है। तो जैसे ही भोजन आमाशय में गया तो इसमें भी क्या होता है, एंजाइम का ये स्त्रावण होता है। ये जो एंजाइम होते हैं ये मेनली क्या है, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका HCl, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रिप्सिन, दूसरे नंबर पे आता है आपका पेप्सिन और फिर आता है आपका श्लेष्मा। ये 3 मेन हैं। इसके अलावा एक और आता है, पहले आप इतना समझ लीजिए। जो HCl होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, HCl देखिए, HCl क्या है, एसिड है, मतलब ये क्या करेगा, भोजन को एसिडिक माध्यम में कन्वर्ट किया, अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट। आप देखिए लाल ग्रंथि में क्या है, एमाइलेज है। एमाइलेज जो होता है ये क्या होता है, आपका क्षार होता है, क्षारक होता है। तो ये यहाँ पे भोजन जो है क्षारीय माध्यम में होता है। अब जब वो स्टमक में आ गया तो उसमें HCl मिल जाता है। HCl मिलने से क्या होता है, वो अम्लीय माध्यम में। अब उसे अम्लीय माध्यम होने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इस HCl की, तो इसकी जरूरत इसलिए थी कि जो ये पेप्सिन होता है ये तभी सक्रिय होता है, तभी ये अपना काम करेगा जब इसे अम्लीय माध्यम मिलेगा। यानी कि जब HCl का काम क्या हो गया, HCl का काम हो गया भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। अम्लीय माध्यम क्योंकि ताकि इस अम्लीय माध्यम से जो ये पेप्सिन है ये अपना काम कर सके। और पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन को पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। ये तभी सक्रिय होता है, ये तभी काम करता है जब इसमें क्या HCl आके मिल जाता है, यानी जब भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। उसके बाद इस श्लेष्मा का क्या काम है, अब बात करते हैं श्लेष्मा की। श्लेष्मा क्या काम करता है, हम देखते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो उसमें क्या है, HCl, माना हमारा स्टमक कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का हमारा स्टमक होता है। तो ये क्या काम करता है कि इसकी दीवारों पे जो होता है ये जो श्लेष्मा होता है ये चिपक जाता है, ताकि जो HCl है इसका प्रभाव ना हो। HCl होगा तो ये क्या करेगा, इसको, हमारी जो लेयर है बहुत कोमल होती है, अंदर की जो स्टमक की लेयर होती है तो वो बहुत कोमल होती है, तो उसे जला सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, श्लेष्मा आके जुड़ जाता है और ये क्या करता है, इसका प्रोटेक्शन करता है। यानी श्लेष्मा का कार्य क्या हो गया, HCl से बचाना, HCl से बचाना। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक और इसमें एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम
ये जो रेनिन एंजाइम है ये केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें? जो क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। ये एंजाइम का जो मेन काम है, इसका कार्य ही क्या है, जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। यानी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में? केसिन। केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप समझ चुके हैं मेनली कितने हैं जो सब में पाए जाते हैं। जो अडल्ट में पाए जाते हैं 3 हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो चारों एंजाइम हैं इन्हें संयुक्त रूप से जो कहा जाता है उन्हें कहा जाता है आमाशय रस। क्या कहा जाता है? आमाशय रस कहा जाता है, या इन्हें गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है गैस्ट्रिक जूस कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम आता है, मोस्टली आपको ये 3 नाम दिए होंगे, लेकिन कहीं ये 4 जूस, अगर चारों हैं तो आप चारों टिक करोगे। इसमें इतने पोर्शन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले तो ये बनता है कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ पाया जाता है, इसमें कौन कौन से। दूसरा जो बहुत बार देखने को आता है बार बार वो होता है रेनिन। इसकी नॉलेज, इसको क्योंकि लोग पढ़ाना भूल जाते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं। तो रेनिन किसका पाचन करता है? तो केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे बच्चों में पाए जाने वाला, केवल छोटे बच्चों में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? रेनिन एंजाइम। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली इस भाग से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो मेनली लोगों को लगता है कहाँ से शुरू होता है, आमाशय में शुरू होता है, लेकिन गलत। हमारे भोजन में जो हमारे जो शरीर है उसमें जो पाचन होता है मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें एमाइलेज एंजाइम मिलता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है। और प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती? हमारी आमाशय से होती है। अब मैं इसका पहले डायग्राम, मुझे पहले बता देना चाहिए थे, लेकिन अभी इसका पहले डायग्राम समझा देती हूँ आपको। से तक पढ़ चुके थे, देख लीजिए डायग्राम में। हम भोजन क्या मुख से करते हैं, उसके बाद क्या गर्सिका के थ्रू वो कहाँ आता है, आमाशय तक आता है। हम आमाशय तक की प्रोसेस को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले भोजन कहाँ आया, मुख में आया। मुख के बाद कहाँ आया, आपके आमाशय में आया। और आमाशय से भोजन अब कहाँ जा रहा है, आमाशय से दिख रहे हैं, आमाशय के भोजन कहाँ गया, ये छोटी आंत में। ये जो एरिया है ये पूरा किसका है, क्षुद्रांत का है। तो आमाशय के जो भोजन का अगला पड़ाव होता है वो है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत या इसे क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप देखिए जब भोजन क्या होता है क्षुद्रांत में पहुंचता है, तो क्षुद्रांत में पहुंचने से पहले जैसे वो स्टमक से क्या आ रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, लीवर है। लीवर से एक डक्ट आके कहाँ पे मिल रही है, लीवर से एक डक्ट आके आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रही है। और दूसरा इसके नीचे क्या है, पैनक्रियास, इसे अग्न्याशय भी कहते हैं। पैनक्रियास से भी एक डक्ट आके कहाँ पे मिल रही है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रही है। यानी कि जो जूस क्या कर रहा है, लीवर सिक्रेट कर रहा होगा, जो कुछ जूस क्या है कर रहा है, पैनक्रियास सिक्रेट कर रहा है, वो आके कहाँ मिल रहे हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहे हैं। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का या क्षुद्रांत में। इसमें होता क्या है, इसमें भी क्षुद्रांत में जैसे अदर्स में क्या हो रहा था, एंजाइम स्रावित होते थे, ऐसे ही इसमें भी एंजाइम स्रावित होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का इसका पूरा पाचन करते हैं। यहाँ पे जो होता है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन के पूर्ण पाचन का मतलब है कि भोजन में क्या होते हैं, मेन कौन से कंपोनेंट होते हैं। मेन मैंने आपको पहले बता चुकी है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा आपका दूसरा जो होता है वो हो गया आपका प्रोटीन। और इसके अलावा जो होता है आपका होता है वसा। ये 3 कंपोनेंट क्या होता है, भोजन में आते हैं। भोजन क्षुद्रांत में आया, क्षुद्रांत में क्या हुआ, भोजन का
पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन का मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन थे वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो प्रोटीन है वो आपके अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो वसा होता है वो आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाए, ग्लिसरॉल या इसको इस तरह ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस निकलता है इसे क्षुद्रांत या इसे बोलते हैं आंत्रीय रस कहा जाता है, आंत्रीय रस कहा जाता है। और इंग्लिश में जो है इसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। ये तो बात हुई आपकी क्या क्षुद्रांत में क्या होता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पहले समझाया था यहाँ पे क्या लीवर और पेनक्रियास क्या कर रहे हैं, अपना जूस सिक्रेट करते हैं। अब बात करते हैं लीवर। जब क्या होता है भोजन आमाशय से क्षुद्रांत आता है तो उससे पहले क्या होता है उसमें यकृत मिल जाता है। यकृत यानी लीवर। ये यकृत करता क्या है, यकृत जो है एक क्षारीय स्त्रावण करता है। यकृत का जो सिक्रेशन होता है उसका जो मीडियम होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय स्त्रावण करता है जो जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं, या इसे क्या कहा जाता है, बाइल जूस। ये जो पित्त रस होता है इस पित्त रस का कार्य क्या है, ये पित्त रस क्या काम करता है, इसका जो कार्य है वो है वसा का अम्लीकरण करना, वसा का जो फैट है उसका इमल्सिफाइड करना, यानी कि वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण करना, वसा का इमल्सीकरण करना। वसा का इमल्सीकरण का क्या मतलब है, माना ये कोई वसा का एक मॉलिक्यूल होता है और इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, छोटे छोटे अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने को क्या कहा जाता है, वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है। और ये करता कौन है, लीवर करता है या पित्त रस करता है। जैसे कि एक बड़ा पत्थर है, एक बड़े पत्थर को क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर में तोड़ दें तो वो क्या हो गया, वसा का इमल्सीकरण हो गया। तो पित्त रस क्या करता है, इसका मेन फंक्शन हो गया वसा का इमल्सीकरण करना। कहाँ होता है, पित्त में आता है। ये पित्त रस यहाँ आपके पित्ताशय में बना, लीवर में बना, लीवर से कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे आ गया। वहां पे जो भोजन आ रहा था, भोजन में जितना भी क्या था, वसा के मॉलिक्यूल थे, उस जितने भी यहाँ से क्या आ रहे थे, वसा के मॉलिक्यूल थे, उसको क्या कर दिया उसने, उसका इमल्सीकरण कर दिया, उसके छोटे छोटे कण कर दिया। अब जैसे ही भोजन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, यहाँ पे क्या है आपका अग्न्याशय है। अग्न्याशय भी कुछ क्या करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है। यहाँ पे मिटा देती हूँ ताकि थोड़ा जगह बन जाए। ये आपका यहाँ से भोजन, उसके बाद कहाँ आ गया आपका, यहाँ पे आपका अग्न्याशय, जिससे पेनक्रियास कहा जाता है, पेनक्रियास कहा जाता है। अग्न्याशय में क्या होता है, अग्न्याशय भी कुछ क्या करते हैं, अपने जूस का स्त्रावण करता है, इस जूस स्त्रावित करता है। इसमें जो है मेन आपके 3 होते हैं। पहला जो है आपका वो है आपका ट्रिप्सिन, उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका लाइपेज, और आपका जो तीसरा है वो है आपका लाइपेज, तीसरा जो है आपका वो है आपका एमाइलेज कहीं और भी सीक्रेट हो रहा था। कहाँ हो रहा था, हमारी लार ग्रंथियों में। तो इसका काम होता क्या है, सबसे पहले जो यकृत है ना, उसने क्या करा, क्षारीय स्त्रावण को क्या स्त्रावित करा। क्षारीय स्त्रावण जैसे ही यहाँ पे स्त्रावित हो गया, ये क्या हो जाता है, पूरा का भोजन हमारा क्षारीय हो जाता है। अब जो पित्त रस से जो ट्रिप्सिन निकल रहा है ना, ये ट्रिप्सिन केवल क्षारीय माध्यम में काम कर सकता, इसलिए भोजन का क्षारीय होना क्या जरूरी था, जिसको करने का काम किसने करा, लीवर ने करा। भोजन यहाँ पे क्षारीय हो जाता है और क्षारीय माध्यम में जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है, यहाँ पे
प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कोई और भी कर रहा था, कौन कर रहा था? जब हम आमाशय में पढ़ा था तो आमाशय में हमने क्या पढ़ा था? पेप्सिन पढ़ा था। पेप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन का पाचन कर रहा था, लेकिन वो किस माध्यम में काम करता है? वो अम्लीय माध्यम में काम करता है। वहां से जितना बचा हुआ जो प्रोटीन होता है वो जैसे ही आगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, आगे खिसकता है, वैसे ही उसमें क्या पेनक्रियाटिक जूस आके मिल जाता है, जिसमें क्या ट्रिप्सिन और बाकी बचे हुए भोजन का क्या कर लेता है, या बाकी बचे हुए प्रोटीन का पाचन कर लेता है। अब जो ये लाइपेज होता है, ये जो लीवर ने यहाँ पे क्या करा था, इस लीवर ने क्या करा था? वसा का अम्लशीकृत करा था। उस अम्लशीकृत वसा का क्या करता है? पाचन करता है। ये क्या करता है? यहाँ पे वसा का पाचन करता है, जिसमें क्या करेगा? ये जो लाइपेज होता है ना, ये वसा को क्या करता है? ये यहाँ पे इसको इतना समझने, आगे मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया। वसा का पाचन किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। उसके बाद एमाइलेज है। एमाइलेज क्या काम करता है? वही काम करेगा जो हमारी लार ग्रंथि के टाइम कर रहा था। जो लाइपेज है, लाइपेज यहाँ पे भी वही काम करता है जो वो लार ग्रंथि में करा। तो क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ पे आप पेनक्रियाट के फंक्शन समझ चुके हैं। इन सबको जो संयुक्त उसे क्या कहा जाता है? पेनक्रियास से निकलता क्या कहा जाता है? पेनक्रियाटिक जूस या अग्न्याशय रस कहा जाता है। तो ये लीवर और ये लीवर से आके, पेनक्रियास से आके ये जो कहाँ मिल गए हैं? अब क्षुद्रांत में मिल गया। अब यहाँ से भोजन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये इसका आगे वाला पार्ट था, मतलब इनिशियल एरिया था, अब क्या होता है? ये लास्ट वाले एरिया में पहुंच जाता है। यहाँ पे जो होता है भोजन का आगे का पाचन होता है। तो अब आप स्मॉल इंटेस्टाइन को समझिए। थोड़ा समझा चुकी थी मैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? भोजन का पूरा पाचन होता है। पूरा पाचन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन आपको अमीनो अम्ल में, और जो वसा था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्षुद्रांत के एक दो अपने फैक्ट समझ लीजिए। क्षुद्रांत का जो अपना एक फैक्ट है ये है कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जितना भी हमारा क्या है एलिमेंट्री कैनाल है या हमारा जो पाचन तंत्र है, उसका सबसे लंबा अंग होता है। तो सबसे क्या है? लंबा अंग है। लंबा अंग है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। और दूसरी जो खास बात ये है कि ये जो क्षुद्रांत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है। इसकी लंबाई जो होती है अलग अलग होती है। इसकी लंबाई अलग अलग होती है। किसी में ये क्या होती है? लंबी होती है, किसी में छोटी होती है और किसी में बहुत ज्यादा छोटी होती है। इसकी अलग अलग की बात करें तो सबसे ज्यादा लंबी जो होती है ये उनमें होते हैं जो घास खाते हैं, घास खाने वालों में, यानी कि हार्बीवोरस जो भी जितने भी एनिमल हैं उनकी क्षुद्रांत जो होती है सबसे लंबी होती है। अब क्या रीजन है इसके लंबी होने का? रीजन ये है कि जो घास खाने वाले एनिमल होते हैं वो घास खाते हैं, तो घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। और सेलुलोज क्या होता है? बहुत जटिल होता है, उसे पाचन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत एनर्जी लगती है उसे पाचन करने के लिए। तो इसलिए जो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ताकि भोजन यहाँ से आते 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 क्या उसका लंबा एक बड़ा स्पेस मिल जाए उसे पाचन होने के लिए। तो सबसे बड़ा किसमें हो गया? सबसे लंबा जो होता है, सबसे लंबी जो होते हैं वो होती हैं आपके घास खाने वालों में। उसके बाद सबसे छोटी जो होती हैं, सबसे छोटी की बात करें तो वो होती हैं आपके मांस खाने वाले में, मांस खाने वाले में जिन्हें हम ओमनीवोरस कहा जाता है। हार्बीवोरस मांस खाने वाले में जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। तो जो मांस खाने वाले होते हैं, जैसे क्या हो गया इसमें शेर हो गया, तो इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो सबसे छोटी होती है। क्यों? मांस जो होता है अपने आप में बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होता, उसे पचाना क्या होता है? आसान होता है। तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा बड़े सरफेस की जरूरत नहीं है अपने भोजन को पचाने के लिए। इन दोनों से छोटी, घास खाने वाले से छोटी, जो क्या होते हैं, जो क्या जैसे कि मानव हो गया, इनमें ये क्या कहते हैं?
प्लांट के उत्पाद को खाते हैं जो ऑलरेडी क्या मांड के रूप में, ऐसा नहीं है कि सेलुलोज को मांड के रूप, मांड क्या सेलुलोज से थोड़ा सरल फॉर्म में, और कुछ लोग क्या खाते हैं थोड़ा बहुत क्या मांस खाते हैं। तो जैसे इनमें क्या होती है, इससे थोड़ा छोटी होती है, ये तो सबसे छोटी होगी, इससे थोड़ा छोटे, और इससे क्या होती है बड़ी होती है, जैसे कि मनुष्य में होगी। क्यों? क्योंकि ये जो इनका जो ये फूड लेते हैं वो इतना ज़्यादा क्या है कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उसे पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की या बहुत बड़े सरफेस एरिया की जरूरत पड़े। तो ये इसका अपना एक फैक्ट हो गया। दूसरा जो बनता है, दूसरा ये ही है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, क्षुद्रांत में हो गया। इसकी लंबाई जो होती है सबसे सब में अलग अलग, इसकी लंबाई जो होती है सबसे लंबा एरिया जो कि 7.5 मीटर के लगभग के बराबर होता है। और कंप्लीट ये दूसरा बनता है, यहाँ पे क्या होता है भोजन का अवशोषण होता है, यहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। अब अवशोषण होता कैसे है, क्षुद्रांत में हम पढ़ चुके हैं पाचन होता है। अब पाचन हो गया तो अब क्या करना है, बॉडी को उसको लेना भी है, उसका अवशोषण करना है। तो क्षुद्रांत में क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं दीर्घ रोम होते हैं, कुछ क्या होते हैं दीर्घ रोम होते हैं जिन्हें विली भी कहा जाता है। दीर्घ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके सरफेस पे कुछ इस तरह के, माना ये क्या है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके सरफेस पे कुछ इससे इस तरह के उंगली जैसी संरचना हमें दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहा जाता है आपका विली या दीर्घ रोम कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका जो कार्य है वो है क्या, उसका कार्य है भोजन का अवशोषण करना। जितना भोजन सारा पाचन हो गया उसका क्या करते हैं ये भोजन का अवशोषण करते हैं। ये जो विली होते हैं ना इनमें बहुत सारी क्या होती है ब्लड वेसल्स होती हैं बारीक बारीक, और जैसे ही ये क्या करते हैं, माना इसने यहाँ से भोजन का अवशोषण करा, वो भोजन क्या होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे चले जाता है। अब यहाँ पे भोजन का अवशोषण भी हो गया। क्या जरूरत है भोजन के अवशोषण की, क्या आवश्यकता है इसकी जो आवश्यकता है, इसकी जो उपयोगिता है वो क्यों है। उपयोगिता एक तो ये है, भोजन करेंगे तो हमें क्या होगी एनर्जी मिलेगी। बेशक वो डाइजेशन का पार्ट नहीं है, एनर्जी मिलती है हमें रेस्पिरेशन से, श्वसन से, लेकिन यहाँ पे क्या भोजन होगा तभी तो उसमें क्या होगा रेस्पिरेशन होगा। तो पहला क्या हो गया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, दूसरा क्या हो गया शरीर की वृद्धि के लिए, तीसरा क्या हो गया जो उत्तक होंगे उत्तकों की पुराने उत्तकों की मरम्मत के लिए, और चौथा नए उत्तकों की वृद्धि कब होगी जब नए उत्तक बनेंगे, नए उत्तकों के निर्माण के लिए, नए उत्तकों के निर्माण के लिए। तो इसलिए क्या होता है भोजन का अवशोषण होना जरूरी है। तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, तो किसके द्वारा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, किसके द्वारा होता है दीर्घ रोम या विली के द्वारा होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है ना तो उन्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करिए, क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है दीर्घ रोम ना देकर विली ही तुम्हें हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए, वो विली हिंदी में लिखा होगा लेकिन ये वाला विली होगा, समझ लिया। तो अब बात होता है ये क्षुद्रांत में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, पूरा भोजन क्षुद्रांत में हो जाता है, उसके बाद भोजन फिर क्षुद्रांत से आगे जाता है। इस तरह से भोजन क्या होता है, यहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब यहाँ से भोजन जो ये बड़ी आंत में जाना शुरू होता है। ये जो पूरा एरिया है ये हमारा बड़ी आंत है। अब क्षुद्रांत से अगला पड़ाव जो आता है ये आता है आपका बृहदांत, या इसमें इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भोजन का अवशोषण यहाँ पे हो गया, जो बचा हुआ भोजन में क्या होता है पानी होता है। इसमें क्या होता है पानी का अवशोषण। इसमें भी कुछ क्या, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या थे दीर्घ रोम थे, वैसे ही इसमें क्या होते हैं कुछ दीर्घ रोम होते हैं जो क्या करते हैं पानी का अवशोषण करते हैं। इसके अलावा कुछ खनिज लवणों का भी ये क्या करते हैं, यहाँ पे खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं। खनिज लवण जैसे कि जब हमारे बॉडी से क्या होता है सोडियम ज्यादा मात्रा में क्या होता है छन के बृहदांत तक पहुंच जाता है, तो बृहदांत में उस सोडियम का क्या हो जाता है अवशोषण कर लिया जाता है। तो क्षुद्रांत में क्या इंपॉर्टेंट काम होता है, पानी और खनिज लवणों का क्या अवशोषण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में देखा गया। इसके अलावा छिद्रांत में जब कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस,
तो उसके बाद अब क्या होता है, हमारी जो भोजन होता है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो अब सिर्फ हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या अपच भोजन रह जाता है या फिर वेस्टेज रह जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं। क्षुद्रांत से जब है, अब यहाँ से आगे जो होता है ये आपके गुदा में पहुंच जाता है और गुदा द्वार के द्वारा इसे क्या कर देते हैं, बहिक्षेपण कर देते हैं। बहिक्षेपण का क्या मतलब बताया था मैंने, यहाँ से जो होता है इसका बहिक्षेपण हो जाता है। बहिक्षेपण का क्या मतलब बताया था, बहिक्षेपण का मतलब होता है शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये सब प्रोसेस जो होती है किसमें, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये सब प्रोसेस होती है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बृहदांत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर के लगभग होती है, जबकि हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है 7.5 मीटर के बराबर होते हैं। अब इसकी लंबाई इतनी ज्यादा, इसकी लंबाई इतनी कम है, तो इसे बड़ी आंत और इसे छोटी आंत क्यों कहा जाता है? इसको जो इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं कहा जाता है, बल्कि इसकी देखोगे तो इसका विड्थ, इसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बहुत पतली होती है, तो इसलिए इसे बड़ी आंत तो इसे छोटी आंत कहा गया, ना कि इसके लंबाई के आधार पे। तो यहाँ पे आपके चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नहीं ये टॉपिक कंप्लीट होता है पोषण का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जहाँ से बनते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, 2-3 तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होगा, मुख से होगा। अगला जो बनता है वो बनता है कि जो लाइपेज है वो किस प्रकार की वसा पे काम करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, फैटी एसिड के ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कराता है। लेकिन किस तरह की वसा में काम करता है, वो सिर्फ इमल्सीकृत वसा पे काम करता है, और उसका इमल्सीकृत करने का काम कौन करता है, आपका लीवर करता है। अगला जो आता है, कई बार ऐसा पूछ जाता है पेनक्रियाटिक जूस किस माध्यम में काम कर रहा है, तो किस माध्यम में कर रहा है, क्षारीय माध्यम में। या गैस्ट्रिक जूस किस माध्यम में काम करते हैं, तो अम्लीय जूस, अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। ये कुछ 2-4 क्वेश्चन इसमें से क्या है इंपॉर्टेंट होते। एक बार और समझ लीजिए, हम भोजन को मुख में लेते हैं, मुख के बाद तो गर्सनी के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में आता है, हमारे आमाशय में आता है। आमाशय में कुछ एंजाइम निकलते हैं, वो कौन से एंजाइम थे, वो 3 एंजाइम थे, HCl, दूसरा था आपका पेप्सिन, तीसरा था आपका श्लेष्मा, और एक और जो बच्चों में मिलता है वो था आपका रेनिन। उसके बाद भोजन क्या है, क्षुद्रांत से आगे बढ़ती है। जैसे वो अपर क्षुद्रांत में होती है या जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, उसमें क्या होता है, कुछ जूस आके मिलते हैं। लीवर से उसमें बाइल जूस आके मिलता है, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आके मिलते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में कौन से थे आपके, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। लाइपेज जो होता है इमल्सीकृत वसा का क्या करता है, डाइजेशन करता है, किस फॉर्म में, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आता है एमाइलेज था, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और उसके अलावा ट्रिप्सिन था जो प्रोटीन का पाचन करता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन जो है बाइल जूस से होता है, फिर ये लोअर इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, जहां पे इसका क्या होता है, कंप्लीट कुछ इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं और उसका कंप्लीट पाचन कर देते हैं। कंप्लीट पाचन होने के बाद क्या है, इसी एरिया में क्या होता है, उसका अवशोषण होता है, जो कौन करते हैं, विली या दीर्घरोम करते हैं। जो बचा हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो आवश्यकता से ज्यादा वाटर चले जाता है उसका अवशोषण होता है, कुछ खनिज लवणों का अवशोषण। अब केवल वेस्टेज बच जाता है, और वेस्टेज होते गुदा द्वारा बाहर उसका क्षेपण कर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। थैंक यू।